Hello students, welcome you all in this YouTube channel. Today we are going to discuss our class 7th science chapter number 10 and the name of the chapter is respiration in living organisms. So हम first of all हम discuss करेंगे about the living organisms कि जो living organisms होते हैं वो कौन होते हैं. So आप सभी को पता है living organisms means the organisms which survive on this अर्थ. जो ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर सर्वाइव करते हैं उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कॉमन चीज़ होती है, सो व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स? द कॉमन थिंग इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ द सेल. सो सेल इज़ कॉमन इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ से मिलकर बनते हैं. तो उन सब की बॉडी जो है वो एक सेम स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है एंड दैट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड द सेल. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, मतलब जो प्रोसेसेस उसकी बॉडी को सर्वाइव रहने के लिए नेसेसरी होती है. तो इसके अंदर आपका आता है न्यूट्रिशन, जो कि हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने डाइजेशन के बारे में भी स्टडी किया था. सेकंड आती है आपकी रेस्पिरेशन, अबाउट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट आएगा आपका एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना, विच वी विल फर्दर स्टडी इन अवर नेक्स्ट चैप्टर्स. अबाउट ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं या सभी सब्सटेंसेस का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना. तो ट्रांसपोर्टेशन जिसको सर्कुलेशन भी कहते हैं. सो दीज आर द कॉमन प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स छोटे से छोटा मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और वेदर इट इज़ अ मैक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स चाहे वो बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है. तो ये सभी जो प्रोसेसेस हैं दीज आर कॉमन इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो इन दिस चैप्टर हमें स्टडी करना है अबाउट दिस प्रोसेस एंड द नेम ऑफ द प्रोसेस इज रेस्पिरेशन. सो चलिए अब हम इसको डिस्कस करेंगे. तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटे से पॉइंट से स्टार्ट करूंगी एंड द पॉइंट इज दैट फ्रॉम वेयर वी ऑल गेट एनर्जी. हम सबको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम वेयर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं. सो इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए आप सबकी तरफ से, द आंसर इज दैट वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट कि जो फूड हम डेली ईट कर रहे हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. तो क्या सिर्फ फूड इनटेक करना ही एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सफिशिएंट है या इसके अंदर कुछ और भी जुड़ा हुआ है? सो इसका आंसर क्या है कि फूड ईट करना दिस इज़ द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन. लेकिन अकेले न्यूट्रिशन से एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रही है. न्यूट्रिशन में ही तो क्या है, हमने फूड को इंटेक किया, वो जो फूड है वो हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं वो उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, मीन्स उनको सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं. लेकिन वहाँ तक डाइजेशन का काम तो वहीं तक है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दिया. लेकिन अब उन सिंपल सब्सटेंसेस से हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो इसके बाद जो इसमें जो प्रोसेस जुड़ी हुई है वही प्रोसेस हमारी रेस्पिरेशन होती है. ठीक है, इसका मतलब डाइजेशन के बाद जो प्रोसेस हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो प्रोसेस है आपकी रेस्पिरेशन. तो अब हम इसको समझते हैं कि क्या है. जैसे हम सब कॉम्प्लेक्स फूड को ईट करते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है
वो उस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है एंड इट कन्वर्ट इनटू सिंपल soluble substances, and now from these simple soluble substances our respiratory system जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। So there are two steps involved in this process. It is a two-step process. The first step is external respiration. And the second step is internal respiration. Okay. External respiration is also known as breathing. Internal respiration को हम क्या कहेंगे? It is called cellular respiration. आप समझिए इस चीज़ को ध्यान से। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको कि हम ब्रीथिंग कहते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है? दैट ब्रीथिंग मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करना, लेना, एंड एक्सहेल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एक्सहेल करना। तो इसके लिए आपको पता है कि हम ब्रीथिंग कहाँ से करते हैं? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जिनके थ्रू वो ब्रीथिंग करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो नॉस्ट्रिल्स एज वेल एज माउथ, तो नॉस्ट्रिल्स और माउथ इन दोनों से ही आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं एंड CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं। तो हमारा जो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो सिर्फ इसी चीज़ से कंसर्न है कि कैसे हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कैसे CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन जो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन है, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, इसका मीनिंग है कि जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है वो हमारी बॉडी में जाकर करती क्या है और कैसे ये CO2 प्रोड्यूस हो रही है जो हम अपने नॉस्ट्रिल से उसको एक्सहेल करते हैं। तो इस चीज़ में क्या है? तो cellular respiration is the process which occurs inside our cells. तो ये प्रोसेस कहाँ होती है? हमारी सेल्स के अंदर। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है, अंदर ली है, दैट ऑक्सीजन कंबाइंस विद द सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस। जो डाइजेस्टिव सिस्टम ने कॉम्प्लेक्स फूड को चेंज किया होता है सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में, तो वो ऑक्सीजन उन सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन होती है, उसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करती है एंड देन इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर आवर बॉडी। तो जो ये प्रोसेस हमारे सेल्स के अंदर होती है, जिसमें जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आपके मतलब जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसके साथ कंबाइन होती है, उसको थ्रूली ब्रेक डाउन करती है एंड देन प्रोड्यूसेस एनर्जी। ऑल्सो सम मोर प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस। तो हमारी बॉडी को किस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट थी? एनर्जी की। तो इस तरीके से एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर फुलफिल हो पाती है। सो हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है इट इज़ अ टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको कि हम सिंपली ब्रीथिंग कहते हैं, जिसका कंसर्न क्या है कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को बॉडी से एक्सहेल करना। एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर होती है और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से ही मिलकर बनती है। तो सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है वो ऑक्सीजन उस फूड को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करती है, उसको ऑक्सीडाइज करती है एंड आफ्टर दैट इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और यही एनर्जी हम सबको, जो भी हम वेरियस अपना मतलब डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस हो रही हैं, उन सब के लिए जो हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन या हम कह सकते हैं
सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ही फुलफिल होती है। सो दिस इज द 2 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। देखो अभी हमने जो पिछला टॉपिक किया है उसमें तो क्या था, रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या हैं, लेकिन इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन खुद कितने टाइप का होता है। तो रेस्पिरेशन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड दीज 2 टाइप्स आर, द फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन and the second one is anaerobic respiration। कौन कौन से 2 टाइप हैं रेस्पिरेशन के? फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब बेटा रेस्पिरेशन तो हमने यही समझा है ना अभी कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर फूड को ऑक्सीडाइज करती है एंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है। लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। एक बहुत ही आपको अलग पॉइंट बताया जा रहा है दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो सभी में होता है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यीस्ट हैं या बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं एंड यीस्ट ऑल्सो। यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें रेस्पिरेशन अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। तो चलिए हम पहले समझेंगे हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन को। सो द एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच वी नीड ऑक्सीजन, या वी कैन से दैट इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एंड व्हाट अबाउट अनएरोबिक रेस्पिरेशन? Anaerobic respiration is a type of respiration in which living organism do not need any oxygen. So it occurs in the absence of oxygen. So for anaerobic respiration which occurs in yeast and bacteria, these organisms do not require oxygen. उनको ऑक्सीजन की नीड ही नहीं होती है। उनकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन तो हो रहा है लेकिन वो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना ही होता है। चलिए अब समझिए इसको कैसे हो गया। देखिए आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है, तो वो सारा जो सिंपल सब्सटेंसेस है वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फिर जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग से हमने एयर जो इनहेल की है, द एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है ना, तो वो उस ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन होती है एंड अ केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस, और इसमें जो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। These 3 are the products which are formed in aerobic respiration, that when glucose combines with oxygen, तो ये प्रोसेस हो रही है in the presence of oxygen। और जो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड होते हैं उसमें आता है आपका CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब हम अगर बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, जो कि होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, तो वहाँ पर क्या होता है? जो ये ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज तो बनेगा, ठीक है,
डाइजेशन के बाद ग्लूकोज तो बॉडी में बना, बट ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के बिना, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना ही किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? इट कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हैं अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेयर एज एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों प्रोसेसेस आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कीजिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और क्या प्रोडक्ट्स बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 प्लस वाटर मीन्स H2O, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। बट अगर हम बात करें अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, जो कि यीस्ट में या कुछ बैक्टीरियाज में होता है, तो ये जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसका मतलब इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। इसमें जो ग्लूकोज है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कन्वर्ट होता है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में। तो इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन बहुत बहुत कम होती है। ठीक है, तो अब हम अगर इनको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएट अबाउट द एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो हम क्या पॉइंट्स बता सकते हैं? पहला, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना होती है। सेकेंड, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स हैं आपके वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स हैं आपकी अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड, अगर हम बात करें कि जो ग्लूकोज होता है यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, मतलब इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज या कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है। देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। एंड फोर्थ पॉइंट हम ये मानेंगे कि इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज वेरी वेरी हाई, बट इफ वी टॉक अबाउट अनएरोबिक रेस्पिरेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज वेरी वेरी लो, बहुत बहुत कम होती है। अगर मैं आपको एक जनरल बताऊं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में अप्रॉक्सीमेटली 36 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 ATP एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ 36 ATP एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जबकि वहाँ सिर्फ 2 ATP एनर्जी ही प्रोड्यूस होती है। So these are the point of difference between these two type of respiration, which are aerobic respiration and anaerobic respiration. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज anaerobic respiration in muscle cells। जो हमारी मसल सेल्स है, मसल समझते हैं, मांसपेशियाँ, ठीक है, जो हमारी लिम्स के अंदर मसल्स होती हैं, तो उनके अंदर भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग सा मतलब टॉपिक लग रहा है ना आपको। तो इसको समझने के लिए आप एक जनरल बात मैं स्टार्ट करूँगी कि सपोज़ आप बहुत ज़्यादा कोई फिज़िकल वर्क कर लेते हो, बहुत हैवी आप एक्सरसाइज कर लेते हो, ठीक है, आप मान लो जिम वगैरह ज़्यादा कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, बहुत तेज़ रनिंग कर रहे हो, ठीक है, या डंबल्स ज़्यादा मतलब वेट ज़्यादा उठा रहे हो,
सो आपको अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंज महसूस होगा ना। क्या चेंज महसूस होगा कि आपके मसल्स के अंदर पेन होने लग जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस विच इज़ अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स। तो इसको अब हम कैसे समझेंगे कि जब भी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कोई हैवी वर्क करते हैं, हैवी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक साइकिलिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, ठीक है, या बहुत ही हैवी लोड अगर वो कैरी करते हैं अपने मसल्स का यूज़ करके, तो मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब हमारी मसल्स को उस टाइम पे ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। तो ज़्यादा एनर्जी की नीड पूरी करने के लिए उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। लेकिन हमारी बॉडी जो है उसकी रेस्पिरेशन की जो एक एबिलिटी है वो तो एक नॉर्मल रेंज में ही है। हम एकदम से बहुत ज़्यादा रेस्पायर तो नहीं कर पाते हैं। सो कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए हमारी मसल्स के अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। वैसे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, नॉर्मल कंडीशन की बात की जाए। लेकिन जब हम कुछ ज़्यादा हैवी फिजिकल वर्कआउट कर लेते हैं उस टाइम पे आपकी मसल्स को ऑक्सीजन की डिमांड बहुत हाई होती है लेकिन वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है। तो उस टाइम पे आपकी मसल्स जो हैं कुछ टाइम के लिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं। तो वहाँ पर जो आपका ग्लूकोज होता है ना, दिस ग्लूकोज वो अब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ हम एब्सेंस भी नहीं बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन तो है बट ऑक्सीजन की कमी होती है। लैक का मतलब कमी होना। तो यहाँ पर ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। पार्शियल ब्रेकडाउन का मतलब ग्लूकोज पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर पूरा ऑक्सीडाइज हो गया तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा एंड इट फॉर्म्स लैक्टिक एसिड प्लस carbon dioxide. So these two are the products which are formed in our muscles during heavy physical workout, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो मसल सेल्स होती हैं वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं। और जो ये लैक्टिक एसिड होता है ना, ये फिर आपकी मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो ए कॉज ऑफ मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स का मतलब मसल्स के अंदर पेन होना, खिंचाव महसूस होना, तो उसको मसल क्रैम्प्स बोलते हैं। तो ये नॉर्मली हम सबको होता है ना, जब भी हम कोई बहुत ज़्यादा अपनी लिमिट से ज़्यादा हम हैवी एक्सरसाइज कर लें, हैवी फिजिकल वर्कआउट कर लें, तो उस टाइम पे आपके मसल्स के अंदर पेन होने लग जाता है, खिंचाव महसूस होता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस वन। दिस क्या है? ये लैक्टिक एसिड जो आपके मसल्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है और मसल्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, पेन होने लग जाता है, दर्द होता है। तो अब इसको हम ठीक कैसे करें? हाउ वी गेट रिलीफ फ्रॉम द मसल क्रैम्प्स। तो अगर हमारी बॉडी में ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इफ़ वी टेक अ हॉट वाटर बाथ, मतलब गर्म पानी से नहा लेना, या फिर मसाज, अच्छे से आप उस एरिया की मसाज करें, मालिश करें, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो ऑक्सीजन की जो डिमांड पहले नहीं पूरी हो रही थी वो धीरे धीरे पूरी होने लगेगी और धीरे धीरे ये मसल क्रैम्प्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो ये कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी हमारी मसल्स जो हैं वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाती हैं। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वो लैक्टिक एसिड मसल क्रैम्प्स का कारण बनता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? जैसे गर्म पानी से नहाना, क्योंकि गर्म पानी से नहाने से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है, या फिर मसाज, मालिश वगैरह करने से भी हम मसल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दैट आवर मसल्स रेस्पायर अनएरोबिकली। तो इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, तभी हमारी मसल्स के अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अबाउट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। वैसे तो अभी हमने जब 2 स्टेप्स पढ़ी थी ना रेस्पिरेशन के, वहाँ हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की अभी बात की थी, विच इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग, मतलब सांस लेना और छोड़ना। तो ब्रीथिंग का मतलब मैंने अभी आपको समझाया है ना,
दैट टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ CO2। तो जो हमारी ये ब्रीथिंग होती है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ओनली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सिर्फ गैसेस का ही एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं और CO2 हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये हमारे सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि नॉस्ट्रल्स या माउथ तक ही सीमित रहती है, क्योंकि अगर हम उसके अंदर डिटेल में बात करते हैं तो वो फिर हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का स्टेप होता है। तो ब्रीथिंग का मतलब द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, टेकिंग the air which is rich in oxygen and giving out the air which is rich in carbon dioxide। only this process which is the physical process, इसी को हम breathing कहते हैं। और अगर मैं बात करूं about breathing rate, what is the meaning of this term breathing rate? रेट का मतलब होता है दर, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो कितने समय में होती है। सो ब्रीथिंग रेट मीन्स द number of times a person breathes in a minute। नंबर ऑफ टाइम मतलब कितनी बार अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट, की एक मिनट में एक पर्सन कितनी बार ब्रीथ करता है, सांस लेता है या छोड़ता है, उस चीज़ को बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। तो आपके अकॉर्डिंगली ब्रीथिंग रेट हमारी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी हाई या इट शुड बी लो? तो जो हमारे मतलब डॉक्टर्स भी हमें जो बताते हैं, जो हम जैसे योग वगैरह करते हैं, तो उनसे हम अपनी ब्रीथिंग पर कंट्रोल करना ही तो सीखते हैं। तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट है ना, इट शुड बी स्लो। स्लो का मतलब मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब एवरेज होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीथिंग करते हैं दैट इज़ नॉट गुड फॉर अवर बॉडी। तो नॉर्मल एक पर्सन की ब्रीथिंग रेट होती है, इट इज़ अबाउट 12 to 18 टाइम्स पर मिनट। एक पर्सन नॉर्मल, अगर हम अपनी नॉर्मल रेस्ट कंडीशन की बात करें तो एक मिनट में 12 से 18 टाइम्स ब्रीथ करता है, मतलब। और वन ब्रीथिंग रेट का मतलब एक बार ऑक्सीजन लेना और उसको छोड़ना, वो कंप्लीट वन साइकिल माना जाता है। लेकिन अगर हम जैसे अभी हमने बात की है कि हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे, फिजिकल वर्कआउट के टाइम पे हमारी ब्रीथिंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इट मे बी एट दैट टाइम नियर अबाउट 25 टाइम्स पर मिनट। तो उस टाइम पे लगभग 25 टाइम्स पर मिनट भी हो जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और उस कमी को पूरा करने के लिए हम फास्ट ब्रीथ करते हैं। जैसे हम बहुत तेज़ भागते हैं तो हमारी सांस एकदम से फूलने लग जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है और ज़्यादा एनर्जी को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसीलिए हम बहुत फास्ट ब्रीथ करते हैं, ताकि मोर एंड मोर ऑक्सीजन वी कैन इनहेल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी के अंदर ले जा सकें और अपनी जो एनर्जी की डिमांड है उसको पूरा कर सके। सो दिस इज़ अबाउट द ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग रेट। इसके फर्दर चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल देन वॉच दिस वीडियो केयरफुली। बाय बाय, टेक केयर।